हेलो बच्चों, आज हम 10th का चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। आप लोगों ने ये चैप्टर मेरे साथ एक बार पढ़ लिया है और आप लोगों को भी पता है कि कौन सा महाद्वीप है यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रवाद आया था। और मैंने आपको राष्ट्रवाद का मीनिंग भी बताया है कि अपने देश के प्रति लगाव होना, प्यार होना, अपने देश के ऊपर किसी भी तरीके की आंच ना आने देना। और आर्थिक तौर पर हम कहेंगे कि मतलब अगर हमें नुकसान हो जाए, हमारे देश को नुकसान ना हो, और अगर हमारे देश की रक्षा के लिए हमें जान भी देनी पड़े तो जान भी दे सकें। ये राष्ट्रवाद कहलाता है, अपने देश के साथ प्यार होना, लगाव होना। लेकिन पुराने समय में ऐसी भावना नहीं थी। बस एक जैसे शासक होता था, कोई राजा होता था, तो बस उसकी ये इच्छा होती थी कि वो सबसे ताकतवर बने, और इसी इच्छा के लिए वो दूसरे कमजोर अपने जैसे शासकों या राजाओं को हरा कर उसके एरिए पर कब्जा कर लेते थे। और हर जगह लोकतंत्र था, लोग तकलीफ में थे। कोई अच्छा राजा होता था तो उसकी प्रजा चाहे खुश होती। वैसे तकरीबन सभी राजे क्या होते थे, निरंकुश राजे होते थे। और ये जो राष्ट्रवाद की भावना है सबसे पहले फ्रांस के लोगों के अंदर आई थी। उन्होंने अपने देश के अंदर राजा को खत्म करके, राजतंत्र को खत्म करके वहाँ फ्रांस को गणतंत्र बनाया था। और यूरोप के अंदर फिर फ्रांस को देखकर बाकी जो हेम्बसबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य के अधीन छोटे छोटे प्रांत थे जिनकी एक ही भाषा और संस्कृति थी, जर्मनी, इटली वगैरह, उनके अंदर भी यही भावना जगी कि उनका एक देश हो जिसका एक फिक्स एरिया हो या क्षेत्रफल हो, और जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल ना हो, और ऐसा राष्ट्र या देश हो जो अपनी इच्छा के अनुसार अपने सारे डिसीजन ले सके। और जैसे वहाँ पर राष्ट्रवाद आया, राष्ट्र राज्य बने, तो वहाँ के लोगों की जो पहचान थी वो भी बदल गई। और वहाँ पर जैसे हर कंट्री का एक राष्ट्रीय गीत होता है, एक राष्ट्रीय झंडा होता है, तो वो भी सब बदल गए। हर देश के राष्ट्र राज्य बनने के बाद, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बनने के बाद वहाँ के राष्ट्रीय जो चिन्ह थे वो भी बदल गए। वहाँ पर जैसे राष्ट्रीय सॉन्ग होता है, राष्ट्रीय गीत होता है, तो नए गीत बने, नए प्रतीक बने, हर देश के नए चिन्ह बने। और जितने भी ये देश थे वो नए विचारों के संपर्क में आए। और जो राष्ट्र राज्य बन गया उसकी सीमाएं तो परिभाषित हो ही गई थी, लेकिन ये जो राष्ट्रीय पहचान थी कई देशों के अंदर, इस राष्ट्रीय पहचान को लाने में लंबा समय लग गया, लंबी प्रक्रिया हुई। ये आइए देखिए कि हमारा जो भारत है वो ऐसा ही देश है जिसके अंदर लोगों के अंदर राष्ट्रीय पहचान लाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन हमारे देश के अंदर ये राष्ट्रवाद की फ्रांस में तो ऐसा था कि वहाँ का राजा निरंकुश था, लोगों को ज्यादा टैक्स वगैरह लगा के तंग करता था, इसलिए उन्होंने उसका विरोध करके उसको खत्म कर दिया। लेकिन भारत के अंदर क्या था, भारत के अंदर अंग्रेज आए थे व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे करके अपने प्रॉफिट के लालच में उन्होंने देश की सरकार को ही अपने हाथ में ले लिया था, देश को ही वो चलाने लग गए थे। और लेकिन हमारे जो भारतीय लोग थे उन्होंने मतलब हमारे राजाओं ने भी विरोध किया, लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने हर तरीके से हमारे इंडिया के लोगों के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन जो मतलब हमारे देश के लोगों को ज़्यादा उस टाइम पता चला जब पहला विश्व युद्ध हुआ है। इस चैप्टर में हम 19 पढ़ेंगे तो 1920 के बाद
लेकिन थोड़ा बहुत पहले विश्व युद्ध के बारे में भी बताया जाएगा। जैसे कि पहले प्रॉफिट कमाने के लिए उन्होंने राजाओं से परमिशन दी थी, राजाओं ने दे दी परमिशन। जब राजाओं के प्रॉफिट कम होने लगे, इनकम कम होने लगी तो उन्होंने अंग्रेजी सरकार के ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर थोड़ा बहुत अंकुश लगाया। तो अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, वो अपना प्रॉफिट नहीं कम करना चाहते थे। धीरे धीरे उन्होंने ऐसी कानून और पॉलिसीज बनाई कि वो खुद ही राजा बन बैठे। और फिर जब राजा इनका वो था, हमारे ऊपर राज था अंग्रेजों का, तो उसी टाइम 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। भारत उसमें शामिल नहीं था, लेकिन इंग्लैंड शामिल था। जब 1914 में जो पहले विश्व युद्ध के अंदर जब इंग्लैंड शामिल था, उसको लड़ने के लिए सिपाही चाहिए थे अंग्रेजों को, तो हमारे देश के जो नौजवान लोग थे उनको जबरदस्ती भर्ती करके वहाँ ले जाया जा रहा था। तो उस टाइम हमारे देश के लोगों की जो तकलीफ आई लोगों को, क्योंकि जो उसमें जा रहे थे, पहले विश्व युद्ध में लड़ने जा रहे थे, उनकी फैमिलीज में पुरुष नहीं बचे, औरतें रहेगी, सारी जिम्मेवारी औरतों पे आ गई। तो उस टाइम हमारे लोगों को लगा कि अंग्रेज बाहर से आए हैं और हमें तकलीफ दे रहे हैं, इनको देश से बाहर निकालना चाहिए। पैसे तो पढ़ना तो हमने 1920 के बाद का है। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था 8वीं कक्षा में, वहां आपने 20वीं सदी के पहले दशक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा स्वर्ण विज्ञान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए, इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी। लेकिन पहले इस चैप्टर को मतलब शुरू करने से पहले पढ़ना तो हमने 1920 के बाद का है, लेकिन पहले विश्व युद्ध के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जब कोई मतलब हम तो शामिल नहीं थे, इंग्लैंड शामिल था, लेकिन इंग्लैंड अपनी तरफ से जिन सैनिकों की उसको जरूरत थी, वो सैनिकों को भी हमारे देश से भर्ती करके ले जा रहा था। आपको पता है कि जब किसी देश की दूसरे देश के साथ लड़ाई होती है, तो वो देश अपनी रक्षा करने के लिए जो सरकार होती है उस देश की, उसका सारा ध्यान केंद्रित वहाँ हो जाता है। यहाँ पर युद्ध लगा हुआ होता है और वहाँ पे जो सैनिक होते हैं उनको राशन वगैरह प्रोवाइड करना, उनको हथियार प्रोवाइड करना, और देश के अंदर जो आर्थिक कार्य हो रहे होते हैं, काम धंधे, वो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। देश के जो नौजवान लोग होते हैं उनको भर्ती करके वहाँ भेज दिया जाता है और वही लोग काम करने वाले होते हैं। खेती बाड़ी का काम भी नौजवान लोग करते हैं, जॉब वगैरह जितने भी उत्पादन कार्य हैं वो नौजवानों द्वारा होते हैं। और जब विश्व लग जाता है, कोई किसी देश के साथ दूसरे देश के साथ हमें लड़ना पड़ता है, तो हमारा सारा जो ध्यान होता है हमारे देश की रक्षा पर लग जाता है और हमारा जो रक्षा व्यय होता है वो बढ़ जाता है। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ था, हमारे जो देश की आर्थिक नीति थी और राजनीतिक स्थिति थी वो बदल गई थी। पहले विश्व युद्ध के समय हमारे देश की जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति थी वो बदल गई थी। इसके कारण क्या हो गया था कि हम ना शामिल होकर भी हमारे देश की रक्षा के लिए जो रक्षा व्यय था वो बढ़ गया था, क्योंकि हमें भी ना शामिल होते हुए भी अंग्रेजों के कारण हमें भी भारत को भी शामिल होना पड़ गया था इसमें पहले विश्व युद्ध के अंदर, और रक्षा व्यय बढ़ गया था। पहले विश्व युद्ध में हम शामिल नहीं थे, ना शामिल होते हुए भी हमारी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल गई थी और हमारा रक्षा व्यय बढ़ गया था। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए
मतलब उस टाइम जब किसी दूसरे देश के साथ हम लड़ रहे होते हैं तो हमारे देश के अंदर खेती बाड़ी का काम ठप पड़ जाता है, बाकी जो उद्योगों वगैरह में काम हो रहा होता है वो ठप पड़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा नौजवान लोग वहाँ पे लड़ाई के मोर्चे पर चले जाते हैं। तो उस टाइम हमारे देश के अंदर जब मतलब लड़ाई करनी, हथियार चाहिए, सैनिकों को खाना देने के लिए वो चाहिए, पैसा चाहिए, तो उस टाइम हमें इस युद्ध के नाम पर बहुत सारे कर्जे लेने पड़े थे। इस रक्षा व्यय को पूरा करने के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम उसको खर्च कर सके। हमें दूसरे देशों से इस रक्षा व्यय को पूरा करने के लिए कर्ज लेने पड़े। हमें अपने देश के अंदर टैक्स भी, कर भी बढ़ाने पड़े। क्या हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ, हम उसमें शामिल नहीं थे, अंग्रेज शामिल थे। अंग्रेजों के कारण भारत को भी शामिल होना पड़ा। हमें अपनी देश की रक्षा के लिए आर्थिक और राजनीतिक जो स्थितियां बदली थी उसके अनुसार हमें क्या हुआ, रक्षा व्यय बढ़ गया हमारा। रक्षा व्यय को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके लिए हमें दूसरे देशों से कर्ज लेने पड़े, देश के अंदर भी कर बढ़ाने पड़े, जिसके कारण हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ गई। हमें सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किए गए। मतलब कि पहला विश्व युद्ध हुआ जिसमें हम शामिल नहीं हैं, लेकिन ना देश शामिल होते हुए इंग्लैंड के अंग्रेजों के कारण शामिल होना पड़ा। उस टाइम जब हम किसी लड़ाई में लगे होते हैं तो देश में उत्पादन कार्य बंद होकर सारा ध्यान केंद्रित देश की रक्षा पे हो जाता है, रक्षा व्यय बढ़ जाता है। लेकिन जब पहला विश्व युद्ध हुआ था हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम पूरा रक्षा व्यय झेल सके। हमें दूसरे देशों से कर्जे लेने पड़े थे, करों में वृद्धि करनी पड़ी थी, सीमा शुल्क बढ़ाना पड़ा था और आयकर उस टाइम नहीं लगता था, उसी टाइम से आयकर लगना शुरू हुआ था। युद्ध के दौरान जब हम टैक्स वगैरह बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ने से देश के अंदर हर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। 1913 से 1918 के बीच में, 1913 के और लेके 1918 के बीच में कितने हो गए, 5 साल, कीमतें दोगुनी हो चुकी थी। अगर कोई 100 रुपए की थी तो वो चीज 200 रुपए की हो गई थी। जो 1913 में 100 की थी, 13 में 100 की थी, जो 18 में 200 की हो चुकी थी। कीमतें दोगुनी बढ़ गई थी, क्योंकि हमें अपनी रक्षा व्यय को पूरा करने के लिए करना पड़ रहा था, टैक्स बढ़ाने पड़ रहे थे, जिससे कीमतें बढ़ रही थी। और क्या सारा प्रेशर के पहले विश्व युद्ध के बीच में क्यों शामिल हुए, अंग्रेजों के कारण। अंग्रेजों के कारण क्या हो रहा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं बचा कि हम लड़ाई पे खर्च कर सकें। टैक्स वगैरह बढ़ाने पड़ रहे हैं, हमारे देश के लोगों कोई दिक्कतें आ रही हैं, भारत के लोगों को दिक्कतें आ रही थी। और उनकी जो चीजें वो सस्ती खरीद रहे थे वो 2 गुना महंगी हो गई थी। और जिसके कारण मुश्किल किसको आ रही थी, हमारे भारत के आम लोगों को मुश्किलें, उनकी मुश्किलें बढ़ रही थी। कीमतें तो बढ़ रही थी, प्लस में अंग्रेज को मैंने पहले भी बताया कि अंग्रेजों को वहां पे लड़ाई लड़ने के लिए क्या चाहिए थे, सैनिक चाहिए थे। सैनिकों की पूर्ति के लिए भी हमारे देश के नौजवानों को जबरदस्ती भर्ती करके सेना में वहां लड़ाई के मोर्चे पर ले जाया जा रहा था। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। जो ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा लोगों को, ग्रामीण लोगों की सुनता नहीं है कोई, उनको जबरदस्ती भर्ती करके वहां पे लड़ाई के मोर्चे पर भेजा जा रहा था। और इस कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उनके अंदर गुस्सा था ज्यादा। 1918 19 देखो, पहले तो रक्षा व्यय के कारण हमने कर बढ़ाई, 4 कर लगाए, पहले कर्जे लिए, कर लगाए, आयकर बढ़ाया, सीमा शुल्क बढ़ाया। उससे हमारे 1913 से लेकर 18 के बीच में 2 गुनी कीमतें हो गई। और गांव ग्रामीण क्षेत्र से नौजवानों को जबरदस्ती भर्ती करके वहां ले जाया जा रहा था। यहाँ पे पहला विश्व युद्ध हो रहा था। और दो प्रॉब्लम है, कीमतें बढ़ गई, 2 गुनी हो गई।
लोगों को जबरदस्ती भर्ती करके वहां पहुंचाया जा रहा है। दो मुसीबतें। थर्ड मुसीबत क्या थी कि 1918-19 पहले ही हमारे देश के अंदर उत्पादन कार्य ढंग से नहीं हो रहे थे। 4 साल लड़ाई लगी तो उसका नुकसान 4 सालों को देखो कितना होता है। 1918 तक का 4 साल हो गए थे लड़ाई लगे हुए। 1918-19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हुई। पहले कम हो रही थी, उत्पादन कम हो रहा था, लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ उस टाइम लगातार 2 साल जो फसलें थी वो खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी, पहले तो टैक्स बढ़ाने के कारण कीमतें बढ़ गई। अब ये 2 साल जब फसल खराब हो गई तो अनाज जब कम हो जाता है तो भी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो और भी खाने पीने की चीजें भी कम हो गई और उनकी कीमत भी बढ़ गई। उसी समय फ्लू की बीमारी फैल गई। अभी ये 2 साल फसल खराब होने के हमने झेले ही थे कि उधर से 1921 में एक महामारी फ्लू फैल गया। फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लोग मारे गए थे। तो लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। मतलब पहले भी अंग्रेजों ने हमें तंग किया, खुद सरकार चलाने लगे थे नए नए कानून बनाकर। फिर पहले विश्व युद्ध के अंदर हम शामिल भी नहीं थे, हमें उसमें झोंक दिया, जिसके कारण हमारे पास पैसा खत्म हुआ, हमने कर बढ़ाए, कर से कीमतें दुगनी हो गई। कीमतें दुगनी हुई तो ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया, जिससे लोग दुखी थे। और 2 साल ऐसे भी आए जब फसलें खराब हो गई, खाने पीने चीज़ों की पीने की चीज़ों की कमी हो गई। जो 1919 और 1920 से 21 के बीच में फसलें खराब हुई थी, जब खाने पीने की चीज़ों की भी कमी हो गई थी। अब वो 1921 में एक फ्लू की महामारी फैल गई, जिस बीमारी के कारण हमारे देश के अंदर 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। लोगों को उम्मीद थी कि जब पहला विश्व युद्ध खत्म होगा तो लोगों की मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ये मुसीबतें कम होने की बजाय मुसीबतें बढ़ गई। एक नया नेता सामने आया, उसने एक संघर्ष का नया ढंग, नया तरीका पेश किया। वो देखते क्या है, क्योंकि पहले विश्व युद्ध की जो तकलीफें आई हैं वो किसके कारण आई? अंग्रेजों के कारण। अगर अंग्रेज ना इंडिया में होते तो हमें पहले विश्व युद्ध में हिस्सा ना लेना पड़ता। और आगे पढ़ते वो कौन नेता है जिसने हमें संघर्ष का जो नया तरीका है वो बताया है? वो मेरे ख्याल गांधी जी ही है। वो गांधी जी है। आगे पढ़ते हैं तो वो गांधी जी हैं। तो उन्होंने क्या करा था, अब हमें जिन्होंने लंबा वो बताया वो गांधी जी हैं। तो उन्होंने सत्याग्रह का विचार लेकर आए थे। पहले जो गांधी जी हैं वो 1915 में भारत आए थे। उससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां पर गोरे काले के आधार पर दक्षिण अफ्रीका में लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था। तो उस लड़ाई में गांधी जी ने उनका साथ दिया था और नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। और नेल्सन मंडेला जी, नस्ल भेदी जो अंग्रेजी सरकार थी, वहां पे भी अंग्रेजों का ही राज था उस टाइम दक्षिण अफ्रीका में। और अंग्रेज वहां पर दक्षिण अफ्रीका के जो काले लोग थे उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। तो गांधी जी ने और नेल्सन मंडेला जी ने वहां मिलकर अंग्रेजों की जो इस रंग भेद की नीति थी, नस्ल भेदी नीति थी, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और वहां पे इनको सफलता भी मिली थी। क्योंकि गांधी जी क्या थे, वकील थे। और फिर वहाँ ये 1915 में सफलतापूर्वक उस वहाँ अंग्रेजों को
हरा कर कह दो, जो कुछ भी कह दो, वहां से वापस आए थे इंडिया। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। वहां जो भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उस जिस पद्धति के द्वारा लड़ी थी उसको वो सत्याग्रह कहते थे। अब जो सत्याग्रह का मीनिंग है वो हमने ढंग से करना है। जो सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रह का विचार है एक, उस सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया जोर दिया जाता है। सत्याग्रह का जो विचार है, विचार में, सत्याग्रह के विचार में जब कोई भी सत्याग्रह का विचार आता है तो उसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, सत्याग्रह का अर्थ क्या है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। अरे अगर आप सच के लिए लड़ रहे हो, आपके साथ कुछ सच में अन्याय हो रहा है, उसके विरुद्ध लड़ रहे हो, तो जो आपको मतलब आपके साथ बुरा कर रहा है, आपको उत्पीड़न दे रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए आपको कोई शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो जाता है। जो सच्चा व्यक्ति होता है, आधी लड़ाई तो वो इस तरीके से जीत जाता है तो सामने वाले को पता होता है कि वो गलत है। जो सच्चा व्यक्ति होता है उसको पता मैं सही हूँ, तो वो डरता नहीं। तो जिससे वो लड़ रहा होता है वो झूठा होता है, तो वो अंदर से डर रहा होता है। तो आधी लड़ाई तो सच्चा बंदा ऐसे ही जीत जाता है। जो सच्चा बंदा होता है उसको प्रतिशोध की भावना, जैसे कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम क्या कहते हैं, मैं तो इससे बदला लेकर छोड़ूंगा। तो उसको प्रतिशोध की भावना भी सच्चे बंदे को लाने की जरूरत नहीं है। आक्रामक, जैसे कोई हमें कुछ बुरा कहता है तो हम क्या हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो उसको आक्रामकता कहा है। आक्रामकता का सहारा लेने की भी सच्चे बंदे की जरूरत नहीं है। प्रतिशोध की भावना की भी जरूरत नहीं है। वो केवल बिना लड़े, बिना हथियारों के भी वो संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। जो हमारे साथ गलत कर रहा है व्यक्ति, जो हमारा शत्रु है, उसकी चेतना को झंझोड़ना चाहिए। उसको ये फील करवाना चाहिए कि तू गलत है। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब हमें, अगर कोई व्यक्ति गलत है, हमें उसको मार पीट के नहीं मनवाना है कि तू गलत है। हमें क्या करना है, ये कोशिश करनी है कि वो अपने आप ही फील करे कि वो गलत है। चाहे वो कोई हमारा शत्रु है जो हमें तंग कर रहा है, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति है, हमें उसको सच्चाई मार पीट कर स्वीकार नहीं करवानी। हमें उसको इस सच को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना है। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का जय धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। सत्याग्रह के विचार में क्या होता है, सत्य की शक्ति के प्रति आग्रह होता है और सत्य की खोज पर जोर देना होता है। सत्य की शक्ति का पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर देना होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है, अन्याय के विरुद्ध लड़ रहा है, तो उसको अपने शत्रु के विरुद्ध लड़ने के लिए किसी भी शारीरिक बल की जरूरत नहीं होती, ना ही प्रतिशोध की भावना लाने की या आक्रामकता दिखाने की भी जरूरत नहीं होती। वो बिना अहिंसा के द्वारा भी अपने संघर्ष में, लड़ाई में जीत सकता है। इसके लिए उसे अपने शत्रु को की चेतनों को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क को, जो भी मतलब जो व्यक्ति है, जो सच्चा व्यक्ति है, उसको अपने शत्रु को मार पीट कर, जिनके हिंसा के द्वारा
मजबूर नहीं करना चाहिए सच को अपनाने के लिए, और उसको प्रेरित करना चाहिए, तो वो उस सच्चाई को अपने आप स्वीकार कर ले। और और गांधी जी ने कहा था कि जो व्यक्ति सच्चा है उसकी जीत जरूर होती है। और गांधी जी एक कहते थे, उनका विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सारे भारतीयों को एक सूत्र में बांध सकता है, यानी कि उनके अंदर एकता ला सकता है। एक तो इसमें अंदर राष्ट्रवाद का करना है। राष्ट्रवाद क्या है? एक हमने इसके अंदर सत्याग्रह याद करना है। सत्याग्रह, उन्होंने 3 सत्याग्रह किए थे। हम 3 सत्याग्रह पढ़ेंगे। पहला सत्याग्रह उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में किया था। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में 1917 में एक सत्याग्रह किया था, वहाँ के किसानों के साथ मिलकर, क्योंकि अंग्रेज वहाँ के किसानों को बगान व्यवस्था के द्वारा नील की खेती करने के लिए कह रहे थे। और आप लोगों को पता है कि नील की खेती जिस जगह पर की जाती है, वहाँ की जो भूमि होती है वो बंजर हो जाती है, क्योंकि उसकी जो नील की खेती की जो जड़ें होती है, पौधे होते हैं, उनकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं। और जिस जगह पर भी नीलों को आ जाता है, वहाँ की भूमि बंजर हो जाती है और फिर उस पर कोई खाद्य फसल नहीं उगाई जा सकती। और अंग्रेज वहाँ पर चंपारण के किसानों से बगान व्यवस्था के थ्रू ऐसा कर रहे थे। तो फिर जब वो गांधी जी को मिले, तो गांधी जी ने उनके साथ मिलकर सत्याग्रह किया। और 1917 में, और ये 1916 में किया था। चंपारण वाला 1916 में किया था। दम बाग 1916 में चंपारण में गांधी जी ने चंपारण के जो किसान थे उनके साथ मिलके अंग्रेजों की जो दमनकारी बगान व्यवस्था थी उसके खिलाफ संघर्ष किया था। और 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था, क्योंकि जो गुजरात के खेड़ा जिले में एक तो फसलें खराब हो गई थी उस साल 1917 में, और वहाँ प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के जो किसान थे वो अंग्रेजों को, जो अंग्रेज उनसे लगान लेते थे, वो देने की हालत में नहीं थे। तो वे चाहते थे कि लगान वसूलने में ढील दी जाए। समझ आ गई। 1916 में बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों की जो दमनकारी बगान व्यवस्था थी उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी गांधी जी ने वहाँ के किसानों के साथ मिलकर। और 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के विरुद्ध, क्योंकि वहाँ पर खेड़ा जिले में गुजरात के फसलें खराब हो गई थी। प्लेग की महामारी फैले जाने के कारण लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अंग्रेजों को जो लगान देते थे वो लगान चुका सकें। तो गांधी जी के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को यही वो कहा था कि वो थोड़ी सी लगान चुकाने में ढील दे दें, या थोड़ी सी उनको राहत दे दें। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में फिर गांधी जी ने अहमदाबाद की जो कपड़ा मिल थी वहाँ के मजदूरों के साथ मिलकर भी एक सत्याग्रह किया था। और अब हम आगे पढ़ेंगे। आज हम सत्याग्रह तक ही पढ़ेंगे, आप लोग इसको ढंग से पढ़ लेना। और कल हम रॉल टैक्ट पढ़ेंगे। और